नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्र ने मणिपुर में विभिन्न जातीय गुटों के बीच बातचीत और सहमति कायम करने के लिए शांति समिति का गठन किया। केंद्र ने देश भर में 1500 से अधिक शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए 4 महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए आज से लाडली बहना स्कीम शुरू करने जा रही है। चक्रवात बिपरजॉय के कारण केरल में भारी वर्षा और तेज हवाएं चल रही है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में किया गया है। सम्मेलन का आयोजन क्षमता निर्माण आयोग ने किया है और इसका उद्देश्य प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों और देश भर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण ढांचे को मजबूत करना है। सम्मेलन में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, क्षेत्रीय व आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों और शोध संस्थानों सहित विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 1500 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त सम्मेलन में केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के प्रशासनिक अधिकारी तथा निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों भी भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री देश में शासन प्रक्रिया और नीति कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के पक्षधर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक सेवाओं में क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक भारतीय को स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध कराना है, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ट्वीट को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस मिशन को बढ़ावा देने जारी रखेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया प्रभारी के डॉक्टर रिचर्ड जॉनस्टन और डॉक्टर सोफी बॉयसन द्वारा जल जीवन मिशन का स्वास्थ्य पर प्रभाव विषय पर पेश रिपोर्ट के मुताबिक सभी के लिए नल जल उपलब्ध कराकर डायरिया से 4 लाख लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। इससे देश को $100 अरब से अधिक का लाभ होगा। जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल जीवन मिशन से स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। इससे परिवार की स्त्रियों पर पानी संग्रह करने का बोझ भी कम हुआ है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंदीदा परियोजना है और देश में स्वास्थ्य की स्थिति का बेहतर होना अमृतकाल के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। गृह मंत्री अमित शाह ने 1 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में श्री शाह ने कहा कि बाधारहित तीर्थ यात्रा और सहजता से दर्शन मोदी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अमरनाथ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने कहा कि हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से यात्रा आधार शिविर तक सभी सुविधाएं दी जाए। श्री शाह ने कहा कि तीर्थयात्रियों के लिए श्रीनगर और जम्मू से रात्रिकालीन विमान सेवा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडरों और उन्हें भरे जाने की भी पूरी होनी चाहिए। श्री शाह ने चिकित्सकों का अतिरिक्त दल उपलब्ध कराने को भी कहा। गृह मंत्री ने कहा कि आपात चिकित्सा की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त बिस्तरों का प्रबंध हो और एम्बुलेंस तथा हेलीकॉप्टर तैनात किए जाए। उन्होंने तीर्थयात्रियों को यात्रा, आवास, बिजली, पानी, संचार और स्वास्थ्य सहित सभी सुविधाएं प्रदान करने के भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि सभी तीर्थयात्रियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले पहचान पत्र दिए जाएंगे ताकि उनकी मौजूदगी के स्थान की सटीक जानकारी मिल सके। प्रत्येक तीर्थयात्री के लिए 5 लाख रुपये और पशुधन के लिए 50,000 रुपये का बीमा तय किया गया है। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, आसूचना ब्यूरो के प्रमुख तपन डेका और उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद थे। 62 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 31 अगस्त को संपन्न होगी।
केंद्र ने मणिपुर में विभिन्न जातीय गुटों के बीच शांति प्रक्रिया को तेज करने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया है। समिति में राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह, राज्य के कुछ अन्य मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। यह समिति संघर्षरत पक्षों और गुटों के साथ शांति बहाली के उपायों पर चर्चा करेगी। समिति को विभिन्न जातीय गुटों के बीच सामाजिक सद्भाव और आपसी समझ बढ़ाने के साथ साथ इनके बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत का जिम्मा सौंपा गया है। समिति में पूर्व नौकरशाह, शिक्षाविद, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और जातीय समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने मणिपुर की यात्रा के दौरान स्थिति की समीक्षा के बाद शांति समिति के गठन की घोषणा की थी। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य को नई ऊंचाइयों को हासिल करने में सक्षम बना दिया है। कल गुवाहाटी में उभरता पूर्वोत्तर विषय पर आयोजित दूरदर्शन के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय को अपना 100% देने को कहा है। श्री सोनोवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारें पूर्वोत्तर पर 60 वर्षों के अपने शासनकाल में इस क्षेत्र का विकास करने में पूरी तरह विफल रही। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में पूरे पूर्वोत्तर में जबरदस्त प्रगति हुई है। श्री सोनोवाल ने MV गंगा विलास रिवर क्रूज का उल्लेख करते हुए कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संपर्क साधन जरूरी है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में पर्यटन की बहुत अधिक संभावना है और सरकार इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सोनोवाल ने कहा कि इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेंगे। एक अन्य सत्र में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि पिछली सरकारों की लापरवाही के कारण पूर्वोत्तर में पहले उग्रवाद की समस्या थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस छवि को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर उग्रवादी समूहों ने हथियार डाल दिए हैं, जिससे क्षेत्र में शांति बहाल हुई है। श्री रिजिजू ने कहा कि सभी केंद्रीय मंत्री पूर्वोत्तर की यात्रा पर आ रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता साबित होती है। सम्मेलन में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और दूरदर्शन समाचार की महानिदेशक प्रिया कुमार भी उपस्थित थे। केंद्र सरकार ने देश के 1514 शहरी सहकारी बैंकों को मजबूती प्रदान करने के लिए 4 महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहकार से समृद्धि की दृष्टि को कार्य रूप देने के लिए गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और रिजर्व बैंक के गवर्नर के बीच बातचीत के बाद इन उपायों को अधिसूचित किया गया है। इन उपायों में शहरी सहकारी बैंकों को नई शाखाएं खोलने की अनुमति देना, वाणिज्यिक बैंकों की ही तरह इन बैंकों का एक मुश्त निपटान करना, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2 वर्ष का अतिरिक्त समय देना और रिजर्व बैंक में एक नोडल अधिकारी नामित करना शामिल है। सहकारिता मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि शहरी सहकारी बैंक अब रिजर्व बैंक से अनुमति लिए बिना ही अनुमोदित इलाकों में प्रत्येक वित्त वर्ष में 10% नई शाखाएं खोल सकेंगे। इसके लिए इन बैंकों को अपने बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी और कुशल वित्तीय प्रबंधन करना होगा। मंत्रालय ने कहा है कि अब सहकारी बैंक बोर्ड से मंजूरी के बाद ऋण माफी और समाधान प्रक्रिया तकनीकी रूप से शुरू कर सकेंगे। इन उपायों के बाद अब सहकारी बैंक भी अन्य वाणिज्यिक बैंकों की बराबरी में आ गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण देने का लक्ष्य पूरा करने की समय सीमा 2 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज से एक लाडली बहना स्कीम शुरू कर रही है। इस स्कीम के तहत प्रत्येक महिला को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। मौसम विभाग ने केरल में अगले 4 दिनों तक गरज के साथ तेज बारिश और हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। अरब सागर में चक्रवात बिपरजॉय, बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव और मानसून के कारण केरल के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा हो सकती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।